नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM में आपको ना सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर भी रहेगी। हम प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे, वो भी निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी सत्र में सीएम ने कई सौगातें दी हैं। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज अब प्रदेश सरकार भरेगी। साथ ही सीएम ने कोरोना काल का बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान किया है। विधायक निधि को 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन बजट भाषण को कम से कम आप होने दें, जिसका सीधा फायदा गरीबों और किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जनता भी सुनना चाहती है, प्रदेश के अर्थशास्त्री सुनना चाहते हैं। सरकार ने ऐलान किया है जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनके कर्ज का ब्याज अब प्रदेश सरकार भरेगी। कभी भी अच्छी नहीं बनेगी कि आप बजट भाषण नहीं होने दें। सीएम ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी नहीं होने से कई किसान डिफॉल्टर हो गए हैं, लेकिन अब सरकार के इस ऐलान से प्रदेश के डिफॉल्टर हुए किसानों को ब्याज से राहत मिल सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई किसानों ने 2 लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज का चक्कर चालू हो गया, और वो ब्याज की चक्री ऐसी चली कि कई अब बुरी तरह से परेशान हैं। और इसलिए आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। हालांकि कांग्रेस की अपनी दलील है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक कमलनाथ का शासनकाल था किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला। अब शिवराज सरकार को सिर्फ डिफॉल्टर नहीं बल्कि सभी पात्र किसानों को कर्ज माफ करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो किसान ऋण माफी की योजना हमने शुरू करी थी, उस ऋण माफी की योजना को शुरू किया जाए। जो बचे हुए किसान हैं, हमारी सरकार में हमने 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का काम हमने किया था। लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद हमारी वो जो महती योजना है, उस महती योजना को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। तो सिर्फ डिफॉल्टर किसानों के ऋण नहीं माफ करें, जो हमारी किसान ऋण माफी योजना थी, उस पूरी किसान ऋण माफी योजना के तहत जो भी बचे हुए किसान थे, जो भी पात्र किसान थे, उन सभी किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाए। साथ ही सीएम ने कोरोना काल का बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। जो बिजली बिल का भुगतान कर चुके हैं उनका बिल भी एडजस्ट किया जाएगा। इससे 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मैं मानता हूं मित्रों, हमारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमने स्वयं ये कंटका कीर्ण मार्ग अपने लिए चुना है। आप पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहिए, सरकार की योजनाओं को नीचे उतारते रहिए। इस बार हम एक फैसला और कर रहे हैं कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। सीएम ने विधायक निधि को 2 करोड़ से 3 करोड़ करने का भी ऐलान किया है। संबल योजना को नया रूप दिया जाएगा। 5,21,000 घरों में 28 मार्च को गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। सीएम ने ये जानकारी दी। सीएम ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। मैं मानता हूं मित्रों, हमारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमने स्वयं ये कंटका कीर्ण मार्ग अपने लिए चुना है। आप पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहिए, सरकार की योजनाओं को नीचे उतारते रहिए। इस बार हम एक फैसला और कर रहे हैं कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। 1 घंटा 58 मिनट के सीएम शिवराज के भाषण के दौरान सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया। कई मुद्दों को कांग्रेस ने सदन में उठाया और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज अब सरकार जमा करेगी। इसके दो फायदे हैं, किसान भी सधेंगे, कांग्रेस भी घिरेगी। कोरोना काल का बिजली बिल भी सरकार माफ करेगी। इस घोषणा से एक बहुत बड़ा तबका लाभान्वित होगा, जिसका सीधा फायदा सरकार को चुनाव में मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश से जुड़े आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन के आतंकियों की भोपाल से हुई गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक कर रही है कि मध्य प्रदेश आतंकियों की पनाहगार बनता जा रहा है। आतंकियों से ये जानकारी भी निकल रही है कि इस संगठन का मकसद एमपी में स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना था। पिछले 2.5 साल में एमपी में 100 से ज्यादा रिमोट बेस स्लीपर सेल तैयार किए जा चुके हैं। हैरत की बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किए गए आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश की गिरफ्तारी फिर नए सवाल खड़े कर रही है। इन चारों आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि एटीएस रिमांड पर लेकर मध्य प्रदेश में फैले आतंकियों के प्रदेश भर में फैले नेटवर्क का पता लगाएगी। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं। अजहर अली उर्फ महमूद, पिता अशरफ इस्लाम उम्र 32 वर्ष, मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, पिता नूर अहमद शेख उम्र 24, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, पिता शाहिद पठान उम्र 28, फजहर जोनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन, पिता अब्दुल रहमान। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। एनआईए आ रहा है तो कोई केंद्रीय एजेंसी आ रही है कि हमने बात की? हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं, जो एसआईटी गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके जेएमबी, ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं। सवाल ये कि आतंकवादियों का ठिकाना एमपी ही क्यों? जानकार मानते हैं कि एमपी को आतंकी और नक्सली अपना सुरक्षित स्थान मानते हैं, लिहाजा अब इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक एमपी में 100 से ज्यादा रिमोट बेड स्लीपर सेल तैयार किए गए। ये स्लीपर सेल किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अब मध्य प्रदेश पुलिस के सामने चुनौती है कि यहां पर सक्रिय इस नेटवर्क को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। अब इसको लेकर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया। बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमाते मुजाहिदीन मध्य प्रदेश में छिपकर आतंक की जमीन तैयार करने में जुटे थे। भोपाल के ऐशबाग से पकड़े गए आतंकी 1.5 साल से यहां रह रहे थे और जनता के बीच रहकर नए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। भोपाल के अलावा ग्वालियर में भी आतंकी नेटवर्क का कनेक्शन मिलने की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक रिमोट बेस आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। माना जा रहा है कि ये आतंकी लोगों को जिहाद के लिए उकसाकर संगठन को मजबूत कर रहे थे। एमपी में 5 साल बाद ये चारों आतंकी पकड़े गए। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में 100 से ज्यादा रिमोट बेस स्लीपर सेल तैयार किए गए। स्लीपर सेल बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अब एमपी पुलिस के सामने इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की चुनौती है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसीलिए एमपी में अलर्ट जारी किया गया है ताकि नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 मई 2013 को बीजापुर के एटसमेटा में हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट सीएम भूपेश बघेल ने आज सदन में पेश की। जस्टिस वीके अग्रवाल की इस रिपोर्ट में इस बात को सिरे से खारिज किया गया कि यह मुठभेड़ नक्सलियों से हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में एटसमेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में ये माना गया है कि सुरक्षा बलों की चूक की वजह से एटसमेटा में 8 लोगों की जान गई थी।
एड्समेटा में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 3 नाबालिग भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में यह स्थापित नहीं होता है कि मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई थी। सुरक्षा बलों ने नक्सली समझकर घबराहट में गोली चला दी थी। कोई भी मृत या घायल व्यक्ति नक्सली संगठन से जुड़ा नहीं मिला। आरक्षक देव प्रकाश की मौत को लेकर रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि ये क्रॉस फायरिंग की वजह से हुई है। मामले की विवेचना में बड़ी लापरवाही की गई। जांच में दस्तावेज ठीक से तैयार नहीं किए गए। केस डायरी, ड्यूटी डायरी प्रस्तुत नहीं किए गए। सुरक्षा बल के पास खुफिया जानकारी, सुरक्षा उपकरण नहीं थे। अपनी रिपोर्ट में वीके अग्रवाल ने कई सिफारिशें भी की है। वीके अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा बलों को नाइट विजन उपकरण, खुफिया तंत्र, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी सुविधाओं देने का सिफारिश की है। उनका मानना है कि इन सुरक्षा उपकरणों की मदद से जवान खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। साथ ही जल्दबाजी में फायरिंग जैसे निर्णय नहीं लेंगे। बस्तर के विकास को लेकर भी वीके अग्रवाल ने कई सिफारिशें की है, जैसे सुरक्षा बल स्थानीय त्योहार गतिविधियों में शामिल हों, स्थानीय रहन सहन रीति रिवाजों से सुरक्षा बल परिचित हो, बस्तर के ग्रामीण इलाकों का विकास किया जाए, सड़कों की संयोजकता में युद्ध स्तर पर सुधार किया जाए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बस्तर के एरसमेटा की सन 13 की नक्सली मुठभेड़ की घटना के संदर्भ में न्यायिक जांच का रिपोर्ट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। तब भी कांग्रेस पार्टी, हम जब विपक्ष में थे, हमने मांग किया था कि वो मुठभेड़ फर्जी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का सबमिट हुआ है, कांग्रेस के जो आरोप थे वो लगभग उसमें सही पाए गए हैं। अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीके से और आदेश जारी होंगे वो भविष्य की बातें हैं। अब उसको अभी हमने देखा नहीं है, उसको देखने के बाद में इसके ऊपर में हम करेंगे। जांच रिपोर्ट तो जो आनी थी झीरम की, उस जांच रिपोर्ट को जब जांच आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है तो उस रिपोर्ट को क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है? जांच आयोग का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? उसमें नए सदस्य कैसे नियुक्त किए गए? पूरी तरह अवैधानिक है। दरअसल 17 से 18 मई 2013 की रात में बीजापुर के एड्समेटा गांव में ग्रामीण बीज पंडुम मनाने के लिए जुटे हुए थे। तभी नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में 3 नाबालिग समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल ने 17 मई 2013 को एड्समेटा में हुई मुठभेड़ की जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सितंबर 2021 में सौंप दी थी। इससे पहले कैबिनेट में भी पेश करने के बाद सोमवार को सरकार ने रिपोर्ट को सदन में पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट कहती है सुरक्षा बलों की चूक से 8 लोगों की जान गई। अगर सुरक्षा बल सावधानी बरतते तो गोलीबारी टाली जा सकती थी। नक्सली संगठन से जुड़े होने का कोई संतोषजनक साक्ष्य भी नहीं है। इसीलिए रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के संबंध में कई सिफारिशें की गई हैं। बलों को आधुनिक उपकरण, संचार साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ऐसी बात कही गई है। इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। 70 दिन गुजर जाने के बाद भी रायपुर के किसानों का आंदोलन जारी है, क्योंकि धरने पर बैठे किसानों की मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक भी बेनतीजा रही है। अब किसान कह रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर हल निकालने की उम्मीद है। बीते 70 दिनों से नवा रायपुर के एनआरडीए परिसर में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों की मुख्य सचिव के साथ भी बैठक बेनतीजा रही। रायपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में शासन की तरफ से जहां मुख्य सचिव अमिताभ जैन, रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल शामिल हुए, वहीं किसानों की ओर से गिरधर पटेल, रूपन चंद्राकर, कामता प्रसाद रात्रे समेत कई नेता शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद किसान नेता रूपन चंद्राकर ने कहा कि बैठक तो अब तक की सबसे बेहतर रही, मगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा।
क्योंकि इस तरह के आश्वासन तो हमें कई बार दिया जा चुके हैं, मगर उसका असर धरातल पर नहीं होता है। बैठक तो अच्छा रहा। अब जैन साहब सुना, जो चीज़ नहीं समझते थे उनके द्वारा दोबारा जानने का कोशिश किया, और ये भी कहा कि मेरे से ऊपर में और है, उनके पास पूरी वाकया को रखूँगा। और दूसरी बड़ी बात ये बोला कि जिसके पैर में कांटा चुभता है उन्हें दर्द का एहसास होता है। और निवेदन किया है उनके द्वारा सरकार और अपनी प्रशासनिक अफसर होने के नाते कि आप आंदोलन पर एक बार विचार कीजिए, ऐसा उनका निवेदन था। लेकिन हमने 2 सरकारें करीबी से देखा है कि पूर्व और वर्तमान जब सत्ता में नहीं होते थे हमारे साथ होते थे, सत्ता मिलने के बाद में हमसे चर्चा करना नहीं चाहते। बैठक के बाद किसानों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उनसे हमारा विनम्रता पूर्वक अपील है सरकार से और प्रशासनिक अफसर से, जिस संवेदनशील से हमारी न्याय मिलने का जो अधिकार का सारी बात उनके द्वारा सुना गया, तो आशा और विश्वास करते हैं हमारी सारे अधिकार को प्रशासन और शासन तत्परता से निभाएंगे, ऐसा हमारा जो मुख्य सचिव साहब है जैन साहब सुना है। आशा करते हैं तो 7 दिवस के अंदर में हमें निपटारा देंगे, ऐसा हमारा मानना है। वह समय निर्धारित नहीं की गई है उनके द्वारा, लेकिन हम उनको समय 7 दिवस में यदि कोई फैसला हो जाए तब तक हम चुप और मौन रहेंगे, मतलब लेकिन हम धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। पहले नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक, अब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब अगले 7 दिनों का इंतजार है, क्योंकि प्रशासन ने तो नहीं, किसानों ने ये डेडलाइन तय कर लिया है कि देखना है किसानों को राहत मिलती है या नहीं। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। 70 दिन बाद भी आखिर क्यों बेनतीजा रही किसानों से बातचीत? क्या रायपुर के आंदोलनकारी किसान किसी जिद पर अड़े हैं या सरकार आंदोलनकारियों की सुनना नहीं चाह रही? वजह जो भी हो, लेकिन बात बनते बिगड़ जाती है। अब 7 दिनों बाद क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।